प्रिय दर्शकों नमस्कार, सादर अभिनंदन बंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चंद्र फैक्टर पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि की 15 मार्च से 15 अप्रैल तक 2023 क्या होगा इनका हाल। इस क्रम में हमने इसके पहले धनु राशि और सिंह राशि की चर्चा की। मेष राशि के लिए चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि मेष राशि के लग्नेश मंगल का भी 12 तारीख को राशि परिवर्तन हुआ है। मेष राशि के पंचमेश सूर्य, इनका भी राशि परिवर्तन हुआ है 15 तारीख को। वे मकर से कुंभ से मीन में गए हैं और साथ ही मेष राशि के नवमेश गुरु से युक्त हुए हैं। और मेष राशि की चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लग्न में ही या राशि में ही राहु बैठे हैं काफी दिनों से, जो अभी 30 अक्टूबर तक रहेंगे। लेकिन शुक्र आकर के बैठ गए हैं आपके 12 तारीख से, इसलिए मेष राशि की चर्चा कुछ विशेष है। तो आइए शुरू करते हैं कि मेष राशि को क्या मिलेगा इन 1 महीनों में। चूंकि सूर्य का गोचर 1 महीने का होता है तो हम सूर्य के गोचर के आधार पर ही देखेंगे इन कुंडलियों को। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हों, और वीडियो को लाइक करें मित्रों। आपके लाइक से हमें आत्मबल मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम आपकी सेवा में इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि वर्तमान में 15 तारीख यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मेष राशि में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो देखिए, लग्न ही में या राशि में ही राहु और शुक्र की युति है। तीसरे भाव मिथुन राशि में मंगल देव विराजमान हैं जो स्वयं लग्नेश हैं। 7वें भाव में केतु हैं और फिर सारे भाव खाली, और 11वें भाव में शनि हैं और 12वें भाव में गुरु और सूर्य और बुध हैं। बुध भी 16 तारीख को यहाँ पहुँच गए हैं। चंद्रमा को इसमें नहीं रखा गया है क्योंकि चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में 2.25 दिन में बदलते रहते हैं। तो चंद्रमा को छोड़ करके हम बाकी ग्रह स्थितियों की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आप लोग देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पर तो एक से एक तड़कते भड़कते वीडियो आते रहते हैं कि बस ये हो गया वो हो गया, हम ये हो गया वो हो गया वाला वीडियो नहीं बनाते। एक्चुअल में ग्रहों की क्या परिस्थिति है हम उसी पर चर्चा करते हैं। दर्शक हमारे इस बात को समझेंगे कि झूठ बोल करके व्यूज बटोरने वाला वीडियो एक ज्योतिष को नहीं बनाना चाहिए, उन्हें ग्रहों की व्याख्या ही करनी चाहिए। आइए देखें ग्रह क्या कर रहे हैं। तो लग्न में राहु और शुक्र की युति है। शुक्र क्या है? लग्जरी है। शुक्र क्या है? भोग है। शुक्र क्या है? ऐश है, आराम है, और कहा जाए तो राजकीय तत्वों के राजसी भाव के कारक हैं। अब यह मंगल की राशि जो ऊर्जा से भरपूर होती है, जो भरपूर ऊर्जा का स्वामी है मंगल। मंगल का मतलब ही ऊर्जा, मंगल का मतलब रक्त। इस ऊर्जा, इस रक्त में राहु तो पहले से बैठे हैं, तो राहु यहाँ भ्रम फैला रहे थे और कहीं न कहीं जातक को भ्रमित कर दे रहे थे, जिसलिए जातक अभी तक कुछ खास सफलता नहीं अर्जित कर पाया है पिछले 1 साल से। लेकिन अब यहाँ आए हैं शुक्र, लगभग मान के चलिए 10 महीने बाद, क्योंकि शुक्र का गोचर 28 दिन का होता है। तो अगर हम 12 राशियों की बात करें तो 10-10.5 महीने हो जाते हैं मोटी मोटा। तो शुक्र अब इस जातक को लग्जरी देंगे। क्या देंगे? लग्जरी देंगे। शुक्र इस जातक को देंगे अब ऐश्वर्य, शुक्र देंगे अब इसको भोग, और शुक्र देंगे अब प्रेम। कैसे? शुक्र की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि में 7वें भाव में पड़ रही है। यह पार्टनरशिप का, पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। तो यहाँ बैठे शुक्र, जो अभी राहु यहाँ बैठ करके काम बिगाड़ रहे थे 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख करके आपस में भ्रम पैदा कर रहे थे, संदेह पैदा कर रहे थे, अब वहाँ शुक्र अपनी दृष्टि डाल करके प्रेम पैदा कराएंगे, मतलब दाम्पत्य जीवन में प्रेम आएगा। अब जिन जातकों की शादी संबंध रुके हुए हैं राहु की वजह से,
अब इस महीने में राहु शुक्र देव 7वीं दृष्टि से अपने ही राशि को देख करके, और इस भाव के कारक भी है शुक्र, इस 7वें भाव के शुक्र कारक है, तो शादी संबंधों में जो अड़चने थी उसको भी दूर करेंगे और दाम्पत्य सुख दिलवाएंगे। दूसरा, लग्जरी कैसे मिलेगी इस जातक को, भोग कैसे उत्पन्न मिलेगा, तो देखिए ये जातक स्वयं तीसरे भाव में बैठा है, मिथुन राशि में, जो बुध की राशि है। अब ये पराक्रम का भाव है और मंगल पराक्रम का कारक है, तीसरे भाव में कारक हो जाता है। तो राहु के वजह से जो कार्य रुके पड़े थे, शुक्र की ऊर्जा आ जाने से अब उस कार्यों में गति आएगी। तो यह जातक स्वयं पराक्रमी है और जातक का लग्नेश पराक्रम भाव में बैठा है, राशि पराक्रम भाव में बैठा है, तो अब यह मंगल पराक्रम कराएगा। तो यह भाव छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है, मतलब बिजनेस संबंधी यात्राएं, किसी भी संबंध में यह भाव यात्रा कराता है। अब जातक जब बाहर जाएगा, अपने काम धंधों के उद्देश्य से यात्रा करेगा, तो जब बाहर जाएगा तो स्वाभाविक है कि वह ऐश्वर्य को भोगेगा, और यह छोटी मोटी यात्राएं लाभ भी कराएंगी जातक को। तो इस तरह शुक्र लग्न में बैठ करके अब जातक को एक नई दुनिया, एक नया संसार दिखाएंगे, और सहयोगी बनेगा मंगल पराक्रम भाव में बैठ करके, जो स्वयं राशि है। तो इस तरह से जातक का आने वाला 1 माह नई तैयारियों में जाएगा, और शादी संबंध के संबंध में मैंने चर्चा कर ही दी है। अब बात करते हैं जातक का पंचमेश, जो पंचम भाव का स्वामी है, संतान भाव का कारक है, वह कहाँ बैठ गया, वह था अभी 11th हाउस में, 11वें भाव में। अब आ गए द्वादश भाव में, गुरु पहले से यहाँ विराजमान है, तो गुरु और सूर्य की यहाँ युति बनी। अब सूर्य क्या है, आत्मा है, और यह भाव है मुक्ति का, यह भाव है हानि का, यह भाव है विच्छेद का, और यह भाव है विदेश का। अब सूर्य आत्मा है, सूर्य राज के कारक है, सूर्य सरकार के कारक है, सूर्य राजा के कारक है। तो सूर्य यहाँ आ गए जब गुरु के सानिध्य में, तो 2 बातें हुई। क्या हुई, राहु यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, बीच में गुरु पहले से बैठे थे, तो यह पाप कर्तरी योग बन रहा था, और गुरु इस पाप कर्तरी योग में फंसे महसूस हो रहे थे अपने आप को, जो कि आपके भाग्येश है। तो कुछ भाग्य उदय करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब यहाँ इनको राजा का बल मिल गया है, सूर्य राजा भी हैं, ग्रहों के राजा है, तो यहाँ राजा का बल मिल गया। तो गुरु इस भाव को शुभ करेंगे, जो हानि का भाव है, जो व्यय का भाव है। अभी तक यहाँ से आपका अपव्यय होता रहा है, लेकिन राज्य के कारक और राजा ग्रहों के गुरु के साथ आ गए, तो अब आपको यह फालतू व्ययों में, मतलब जो अपव्यय की स्थिति है उसको रोकेंगे जी, उसको रोकेंगे। साथ ही सूर्य यहाँ बैठ करके गुरु की दृष्टि को लेकर के क्या करेंगे, 6वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 6वां भाव रोग ऋण शत्रु का है, मामा का है, तो आपको थोड़ा सा मामा नाना के संबंधों में तो विच्छेद होगा, लेकिन यहाँ बैठ करके सूर्य रोग ऋण शत्रु को खंडित करेंगे, एक तरह से दबाएंगे, शत्रुहंता बनाएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य आपके पंचमेश है, कैसे, ऐसे कि ये ज्ञान के बल पर, यह पंचम भाव ज्ञान और संतान का भाव है, इसके पंचमेश सूर्य द्वादश भाव में बैठ करके अपने ज्ञान द्वारा रोग और ऋण शत्रु का हनन कराएंगे। और क्या कराएंगे, सूर्य कराएंगे कि सूर्य राज्य के कारक है, तो राज्य से संबंधित आपको कुछ प्रोजेक्ट, कुछ कार्य दिलवा सकते हैं। साथ ही पंचमेश है, तो पंचमेश जब व्यय भाव में बैठ गए तो व्यय तो होगा, किस चीज का व्यय होगा, पंचम भाव का, अर्थात यह ज्ञान का भाव है, तो ज्ञान और विद्या का व्यय होगा। ज्ञान और विद्या का व्यय होना बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए कि विद्या के लिए कहा गया है कि जितना इसको खर्च करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ बैठे सूर्य आपका ज्ञान अब और बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे, तो जैसे आपने सुन लिया कि मेष राशि का राशि मंगल यात्रा भाव में छोटी छोटी यात्राएं कराएगा, तो वह यात्राओं से आपको एक ज्ञान, एक अनुभव, एक नई चीजें मिलेंगी, तो वहां से आपका ज्ञान वर्धन होगा। आप अपना ज्ञान दूसरों को देंगे, दूसरों का ज्ञान आप लेंगे। तो ओवरऑल अब यहाँ फिर राहु की चर्चा कर लेते हैं और इस पाप कर्तरी योग की। शनि इस लग्न में 10वें और 11वें के स्वामी है, यानी कर्म भाव के और
आपके आय भाव के। और शनि अभी तक मंगल ही के नक्षत्र में थे, धनिष्ठा नक्षत्र में थे, मंगल के नक्षत्र में, लेकिन अब शनि आ गए हैं 15 मार्च से राहु के नक्षत्र में, शतभिषा। अब चूंकि राहु और शनि मित्र ग्रह हैं और राहु छाया ग्रह है, जिस राशि में बैठता है उसी राशि का आचरण करता है, तो यह मेष राशि में बैठा राहु मंगल के ही समान आचरण करेगा और उसमें शनि बैठ गए उसके नक्षत्र में। तो एक तरह से मानिए कि मेष राशि वालों के लिए मेष राशि में ही शनि बैठे, मेष राशि में ही शनि बैठे, या मेष मंगल के नक्षत्र में ही शनि बैठे, चूंकि यह राहु मंगल का ही आचरण करेगा। लेकिन होगा क्या कि शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि राशि पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी एक तरह से, तो थोड़ा सा कार्यों में विलंब होगा। जैसा आप सोच रहे हैं, आपको नई यात्राएं नए प्रोजेक्ट पर जाना तो है, जाना पड़ेगा, लेकिन तत्काल सफलता नहीं मिलेगी। शनि इसमें विलंब कराएंगे थोड़ा सा। क्यों विलंब कराएंगे? क्योंकि आपको परिपक्वता देंगे, आपको हर प्रोजेक्ट को, हर योजना को ठोक बजाकर समझने के लिए विलंब कराएंगे, जिससे कि आप जो है किसी कार्य में गड़बड़ न कर सके। क्यों? क्योंकि मेष मंगल की राशि है और मंगल थोड़ा सा जल्दबाज, मंगल में अधीरता, मंगल चीजों को तुरंत कर लेना चाहता है और शनि उसको रोकेंगे कि नहीं, धीरे से गंभीरता से करो। तो इसके कारण थोड़ा सा मेष राशि के जातकों को चिंता भी रहेगी, थोड़ा सा मन में खटास और कहा जाए तो अशांति भी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन ओवरऑल शनि इस राशि के आय भाव में बैठ गए हैं और राहु के नक्षत्र में बैठ गए हैं और राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि में है। तो कुल मिलाकर के शनि 30 अक्टूबर तक तो मेष राशि के लिए बड़े योगकारी हैं। उसके बाद भी आय भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह आय देता है, निश्चित है। यहाँ बैठे शनि तीसरी दृष्टि से लग्न या राशि को देख करके कार्यों में थोड़ा विलंब कराएंगे, लेकिन सातवीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, जहाँ ज्ञान संतान का भाव है। तो यहाँ शनि पिता की राशि उनके है, तो इस राशि में हानि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि विध्वंसक जरूर होती है, लेकिन यह पिता की राशि है तो यहाँ हानि नहीं करेंगे। उसके बाद 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7 8 9 10, यह है दुर्भाग्य का भाव, आय का विचार, मृत्यु का विचार, और यहाँ के शनि कारक होते हैं, 8वें भाव में शनि कारक होते हैं। तो यह पाताल लोक का भी भाव है और मंगल पुरुषार्थ है, मंगल कहीं न कहीं खनिज पदार्थों से जुड़ता है और यह पाताल के भाव पर शनि की दृष्टि। और शनि इस समय मेष राशि के लिए योगकारी बने हुए हैं राहु के नक्षत्र में बैठकर। तो जो जातक मेष राशि के माइनिंग के कार्य से जुड़े हुए होंगे उनको शनि विशेष लाभ पहुंचाएंगे। जो जातक धर्म कर्म के कार्य से जुड़े होंगे, गुप्त विद्याओं के कार्य से जुड़े हुए होंगे, यह गुप्त विद्याओं का भी भाव है, उनको शनि विशेष लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल स्थिति यह बन रही है कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मेष राशि के जातकों के लिए एक नया दरवाजा खुल रहा है, एक नया द्वार खुल रहा है। और इस नए द्वार में अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी से जाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। लेकिन आपको देखना क्या है? आपको देखना है अपनी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है, गुरु और सूर्य की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, और अंत में चंद्रमा की स्थिति देखनी है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर ये सब पीड़ित हुए तो आपको कहीं न कहीं परेशानियां होंगी, संबंधित ग्रह के कार्यों में और कारकों में विलंब होगा, हानि भी होगी। अगर वो पीड़ित हैं तो कुंडली को देखें, अगर पीड़ित हों एक ग्रह तो उनका उपचार करें। उनके उपचार के लिए अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपचार हैं जो मेरे वीडियो पर भी मिलेगा, या आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चूंकि छोटे से वीडियो में सारे ग्रहों का उपचार एक साथ बताना संभव नहीं है, फिर भी आप मंगल की राशि के हैं तो आपको 2 उपचार बताए जाता हूं कि आप प्रथम शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और प्रत्येक मंगलवार को 1.25 पाव शक्कर बहते जल में प्रवाहित करें। हनुमान जी के उस मंदिर में जाएं जहां बहुत कम लोग जाते हों, वहां जाकर के दर्शन पूजन करें, 10 मिनट 20 मिनट उनके सामने बैठें और अपनी याचनाओं को उनके से कहें और साथ ही हनुमान जी का श्रृंगार कराएं। इससे आपका लाभ होगा।
गुरु आपका पीड़ित है, ध्यान दीजिए, गुरु आपका पीड़ित है जो नवमेष है। गुरु के लिए भी एक उपाय बताया जाता हूँ। आप छोटे गरीब बच्चों को कापी किताबें दान करें, विद्या का व्यय करें। यहाँ तात्पर्य है कि विद्या का व्यय करें, क्योंकि सूर्य भी यहाँ है। तो आप छोटे बच्चों को कापी किताबें गरीब बच्चों को दान करें। साथ ही गुरुवार को मंदिर में जाएं या किसी ब्राह्मण को पीली दाल और का दान करें और केसर का चंदन लगाएं। ध्यान दीजिए, केसर का चंदन लगाएं। तो इन उपायों से आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे, मंगल मजबूत हो जाएंगे और आपके सामने जो उनके मजबूत न होने पर दिक्कतें आती वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो वीडियो यहीं पर रोकना पड़ रहा है मित्रों। आगे आप लोग अपनी कुंडलियों को देख लें। एक सुनहरा अवसर आपके सामने है। अगर ग्रहों की स्थिति से परिस्थितियां खराब होती हों तो उनका उपाय करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में लिखें और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।